वेलकम टू PSL स्टूडियो। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान और क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन ने। उनसे बात करेंगे हम उसी मैच के बारे में जो गुज़िश्ता रोज़ खेला गया है। एक अहम मैच था ये, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मैच खेला गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 24 रन से शिकस्त दे दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें शो में इस वक्त ज्वाइन करने का। आई होप आप लोगों ने गेम देखी होगी और मज़ा आया होगा। क्या कहना चाहेंगे? कोयटा ग्लैडिएटर्स इतने ज़्यादा रन्स नहीं थे, हम नॉर्मली इतने रन्स की गेम्स देख रहे हैं और ये जो टारगेट जो था दूसरी टीम्स अचीव भी कर रही हैं, मैच जीत भी रही हैं, इतने जो 200 तक के जो रन्स होते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद कोयटा? ऊपर से विकेटें गिरती हैं, नीचे से भी गिरती चली जाती हैं। हालांकि विल स्मिथ की आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इनिंग और काफ़ी मेरा ख्याल है 3-4 गेम इसको नहीं खिलाई भी बिल्कुल। और स्टेट वो जा रहे थे बेसिकली, उनको रोका वापस। ओके, सो मुझे बेसिक नहीं था पता, लेकिन फिर भी 3-4 गेम के बाद आके ऐसा परफॉर्म करना तो पहली गेम से ही ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एक इतना बड़ा प्लेयर आउट हो गया उसके सामने और उसके बाद भी अपनी टीम को टिल एंड तक लेके जाना, ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन फिर भी उनके मिडल ओवर फिर वैसे ही मिस हुए। लेकिन जो चीज़ मिसिंग थी पेशावर की टीम में वो थी उनका स्पिन डिपार्टमेंट। आज उन्होंने आउटस्टैंडिंग दोनों ने बॉलिंग की। उस्मान कादर आज टोटली डिफरेंट नज़र आ रहे थे। आज हम पहले शो में बात कर रहे थे फ्लाइट के बारे में। आज देख ले कि फ्लाइट बॉलिंग कराई है, आपको टर्न भी मिला, बाउंस भी मिला और आपको विकेट्स भी मिली है। तो ये चीज़ होती है कि जो आपने अपनी टीम के लिए एफर्ट करनी होती है। उसमें देखे आज के दिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और पेशावर कितना इजीली मैच ले गई। तो ये मिसिंग थी पेशावर की टीम में। लेकिन कोयटा के फिर मिडल्स ओवर वैसे नहीं लगे जो लगने चाहिए। उमर अकमल बहुत जल्दी आउट हो गए पहले 2-3 बॉल पे। वो बहुत बड़ा अपसेट था कोयटा के लिए, क्योंकि वो डिपेंड भी कर रहे थे कि 10 बॉलों पे मिडिल में तो कोयटा उन पे डिपेंड कर रहा है। जिस तरह फॉर्म में है वो पहले 2 मैचेस जिस तरह उसने खेले, तो उसके लिए 10-12 बॉल बहुत थे कि वो उस हिसाब से मैच बना जाते हैं। एग्जैक्टली वो मैच बना लेंगे। लेकिन वो उसकी आउटस्टैंडिंग बॉल टर्न हुई, उस पर स्टंप भी बहुत अच्छा किया। तो ये बहुत अच्छी आज उनका कम्बिनेशन पेशावर की बॉलिंग का बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कोयटा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन बैटिंग में आके फिर अगर आपके दोनों मेन प्लेयर ऊपर से आउट हो गए हैं, 100 की पार्टनरशिप लग गई है, एक अकेला प्लेयर 100 रन बना रहा है, 99 बनाए हैं, तो उसके साथ देखिए बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो 80 रन या 90 रन नहीं बना सके। बाकी पूरी टीम कहीं भी उसके साथ खड़ी नहीं हुई। तो एक पार्टनरशिप उसको चाहिए थी अपने साथ। कोई भी उसके साथ 20 से 30 रन बनाता सरफराज के बाद आके, तो वो मैच लेके जा सकता था। लेकिन पेशावर की फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी आज वो लड़का इरशाद, उसकी बहुत अच्छी वेरिएशन है। वो थ्रू आउट एक मैच में उसने शायद थोड़ी बुरी बॉलिंग की है, लेकिन वो थ्रू आउट इनको अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। उसकी वेरिएशन बहुत स्लो बाउंसर उसका बहुत अच्छा है और वो अपने दिमाग को बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है, कि जो पेशावर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाब के साथ मेरे ख्याल में उमर है दूसरा बॉलर उनका, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा जितना कि ये इरशाद हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएशन बहुत अच्छी कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आपको जब जीत की ज़रूरत है, आपको पॉइंट्स की ज़रूरत है, वहाँ आपकी टीम के प्लेयर परफॉर्म करें और फॉर्म में आएँ, क्योंकि आगे इवेंट बहुत सख्त हो जाएगा। तो आपकी 4 टॉप टीमें रह जाएंगी, तो फिर ये परफॉर्मेंसेज वहाँ बहुत काउंट करेंगी। तो कोयटा को भी बहुत वर्क करना है बैटिंग में उनको पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और जहाँ आज देखिए सरफराज तो नए बॉल पे बारी आई, उन्होंने अच्छा चिप इन किया। यही एक बात मैं कर रहा हूँ कि अर्ली विकेट्स जब गिर जाए ना, तो सरफराज का ऊपर आना ही बेहतर है। अगर वो 10-12 ओवर के बाद आएंगे ना, तो वो वैसा नहीं खेल सकते। आज वैसे भी बहुत अच्छा आए वैसे जल्दी, लेकिन कर नहीं पाया बहुत। नहीं, फिर भी जितने भी उन्होंने रन बनाए वो उस मौके पे अच्छे थे। बाउंड्रीज भी चली और एक सिंगल भी चली, उसकी वजह से गेम आपकी आगे चली। अगर वहाँ एक आधे विकेट गिर जाती तो ये 120 के अंदर ही आउट हो जाते, क्योंकि नीचे जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर से प्रेशर बिल्ड होता रहना था। तो आज टर्न भी अच्छा हो रहा था। दोनों स्पिनर्स, लिविंगस्टोन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है कि उसने नए एग्जैक्टली और नया बॉल जो उन्होंने कराया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। उसी की वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ और एक रॉय आपने ऊपर से आउट करके बिग विकेट आपने उनको दिलवाई। तो वही टर्निंग पॉइंट था नए बॉल का। वहाँ अगर रन्स बनते तो फिर शायद नीचे से आप इजीली रन बना सकते। उमर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी पेशावर ज़ल्मी की अगर बॉलिंग लाइन की बात करें हम, और ज़ाहिर है बॉलिंग की वजह से ही मैच जीता है, क्योंकि जो टारगेट था 186 का वो कुछ इतना बड़ा नहीं था। लेकिन डिफेंड तो हो रहे थे। पिछले 8वां दिन था आई थिंक आज, डिफेंड तो हो रहे हैं टोटल। आपने देखा पिछले गेम का पैटर्न, ये कराची से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है इसका, क्योंकि यहाँ की पिचेस कराची से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आज जो डिफरेंस था पेशावर ज़ल्मी में, जो रहमान भाई और इमरान नज़ीर जो है वो काफ़ी दिनों से ये बात करते थे, मैं भी एग्री करता हूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट स्पिनर्स ने जो ब्रेक थ्रू दिया आपको मिडिल ओवर्स में, आई थिंक वहाँ पे आके और रजिस्ट किया है, बल्कि रजिस्ट करके अटैक किया है। जो आज उस्मान कादर ने जो बॉलिंग की, आई थिंक दिस इज़ व्हाट एवरीवन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लेग स्पिनर कि आप ये करेंगे, बिकॉज
अब शादाब के अलावा दूसरा लेग स्पिनर यही है, इसके अलावा पूरे PSL में इतने खास लेग स्पिनर नहीं है। उस्मान कादिर, ये आज 8वां गेम था उनका, तो 8वें गेम पे जाके उन्होंने आज जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया और पेशावर ज़ल्मी को वापस गेम के बल्कि टूर्नामेंट के अंदर लेके आए हैं, क्योंकि ये एक फैक्टर जो कहते हैं वाव फैक्टर था एक स्पिनर का, वो मिस कर रहे थे। लिविंगस्टोन ने जिस तरीके से आज जेसन रॉय को आउट किया, आपने देखा होगा उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट जो की थी उससे पहले स्ट्रगल किया उन्होंने फील्ड मिड विकेट पे ले गए वो और वो उन्होंने हल्का सा बॉल फेंका, वो जो हम फ्लाइट की बात कर रहे थे, लिविंगस्टोन ने बॉल फेंका तो वो उसी शशोपन में आउट हुए हैं। यही चीज़ का फ़ायदा उस्मान कादिर ने भी उठाया, उसने देखा बॉल ब्रेक हो रहा है, टर्न हो रहा है, अच्छी लेंथ पे गिर रहा है, कैच पकड़ रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहा है और उसने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसने जब आउट किया उमर अकमल को तो उसने एक पर्ची दिखाई। हाँ, रोलो के वो पर्ची अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो किसकी तरफ टॉन्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल देखें तो पेशावर ज़ल्मी का जो एक वीकर लिंक था जो हम काफ़ी अर्से से डिस्कस कर रहे थे बार बार, देखिए 170 180 करना आजकल की क्रिकेट में कोई मुश्किल काम नहीं है, 6-8 के स्ट्राइक रेट से आपको करना है तो वो हो जाता है। उसको डिफेंड करने की जो कैपेबिलिटी है वो आप में होनी चाहिए और उसमें आपके पास जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के पिचेस के ऊपर, आपको स्पिनर जो हैं वो आपको गेम में अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिताते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप गेम में वापस आ सको और गेम बना सको। तो एग्जैक्टली उस्मान कादिर का जो आज चिप इन करना था 3 विकेट्स के साथ, फिर उसके बाद लिविंगस्टोन ने आउट किया, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स थे जो पिछले 7 गेम में मिस थे कहीं ना कहीं, हारे या जीते जो भी था, लेकिन आज उस्मान कादिर बाहर बैठ के वापस जो आए हैं, आई थिंक ये डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से पेशावर मैनेज टू विन वेरी, कहते हैं ना एक बड़ी सॉलिड किस्म की विक्ट्री उन्होंने आज ली है। अब जिससे आई थिंक कॉन्फिडेंस जाएगा उनको, जो फ्लक्चुएशन अभी हो रही है कोयटा और पेशावर में, आई थिंक वो अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उस्मान कादिर का भी जैसे उमर ने मेंशन किया कि वो बाहर बैठ के वापस आए हैं, तो आज वो डिफरेंट उस्मान लगे हैं, तो बाकी टीम्स भी ये कर सकती हैं। ऐसे प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको एक आधा मैच बाहर बिठाएं ताकि वो एनालाइज कर सकें, वो देख सकें कि वो क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रही है, और ये तो जाहिर है प्लेयर के अपने लिए भी और फ्रेंचाइज के लिए भी बेहतर ही है। बिल्कुल, कुछ प्लेयर ऐसे हैं, उस्मान ने तो वैसे इतनी क्रिकेट नहीं खेली जैसे आप बात कर रही है, बिल्कुल सही है कि कुछ प्लेयर को रेस्ट भी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी लेवल भी वैसा नहीं रहता, तो उनको एक आधा गेम बैठना थोड़ा चाहिए, रिजर्व पे जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी एनर्जी और को आपको जमा करना माहौल से पड़ेगा। आप बाहर बैठ के भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो सीख के जाए कि मैं ये क्या कर रहा था, अपनी वीडियोस देखें, आप अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें, आप बॉलिंग स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए वो 2-3 जो आप डे ऑफ करेंगे उनमें अच्छी प्रैक्टिस करें, तो वो प्रैक्टिस ही आपकी दोबारा उसी चीज़ के लिए काम आएगी और आपकी एनर्जी लेवल दोबारा बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से क्रिकेट खेलते हैं तो वैसा आप परफॉर्म नहीं कर सकते, बॉडी भी थकती है, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। लेग स्पिनर को नॉर्मली जितनी ज़्यादा बॉल करता है उतना वो एक्यूरेट होता जाता है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ही है, लेग स्पिनर जितना भी बॉलिंग कराएगा उतना ही बेहतर होता जाएगा, रन्स इसको ज़रूर होते हैं। लेग स्पिनर को ये नहीं कि एक आधा मैच चलता है लेकिन कुछ ज़्यादा मैचेस में रन होते हैं, लेकिन लेग स्पिनर विकेट टेकर बॉलर होता है, आपको किसी टाइम भी ऐसे मोमेंटम तोड़ देता है, फास्ट बॉलर। एग्जैक्टली को आज देखें उसने पूरी गेम का मोमेंटम तोड़ दिया, दोनों स्पिनर्स ने जैसे बॉलिंग कराई ने वेरी फर्स्ट बॉल से ही आपने प्रेशर बिल्ड कर दिया, तो वो स्पिनर्स ही थे, तो यही पेशावर की टीम के लिए चाहिए था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी सोच है कि शुएब मलिक जो इस PSL 7 में जो पेशावर में उसी एक प्लेयर पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है, वो आपको ग्राउंड में फील्डिंग करते हुए, आपको बैटिंग करते हुए, आपको बॉलिंग मिले, हर चीज़ में 100% है। सबसे अच्छी चीज़ को वहाब रियाज से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आज मैं वैसे सोच रहा था कि शुएब मलिक हमें पता है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये खेल साथ में रह चुके हैं, कोई भी लेग स्पिन हो, ऑफ स्पिन हो, लेफ्ट आर्म स्पिन हो, बड़ा अच्छा खेलते हैं। आई थिंक उन्होंने जब नसीम शाह का एक जो स्पेल का ओवर था उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा उनको बॉल किया और वो बीट भी हुए हैं, लेकिन साथ ही फिर बाद में स्पिनर लगा दिए गए और वो फ्लरिश होते गए मलिक। तो आई थिंक ये थोड़ी सी वहाब को भी सोचना चाहिए कि हम किस बॉलर को क्या फीड कर रहे हैं। तो शुएब मलिक, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना करते, लेकिन ज़ाहिर है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉल स्टर्लिंग है, उनको आप पहले ओवर में दूसरे ओवर में स्पिनर नहीं देते बिकॉज उनको हिट करते हैं, तो शुएब मलिक को अगर आप स्पिनर देते हो तो वो बहुत ईजिली बहुत फ्लरिश करता है इजीली। आई थिंक उनकी तरफ से यहीं से भी थोड़ा कहते हैं ना झुमका है उनकी तरफ से कि उनको चाहिए था कि फास्ट बॉलर लगाते हैं शुएब मलिक को, वहीं से पकड़ लेते हैं और वो पकड़ा जाना था। ये आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें जो ऑलमोस्ट सबको पता है कि जो सक्सेसफुल कैप्टन होता है कि कैसे हमने पकड़ना है। तो शुएब मलिक बट अगेन एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैनेज कर जाते हैं, लेकिन उनके जो 2-3 बॉल नसीम शाह ने उनको किए हैं वो उससे लगा कि यार ये पकड़ सकते थे, लेकिन चूंकि स्पिनर्स को अब मोमेंटम उन्होंने चेंज करना था तो शुएब मलिक आई थिंक दिन था उनका वो गेम को अवे लेके वो। लेकिन शुएब मलिक ये तो मानना पड़ेगा जब से ये सीजन शुरू हुआ है, अगर नीचे से आके शुएब मलिक ही संभालते हैं पेशावर ज़ल्मी को, ऊपर से बैटिंग लड़खड़ाती है और सारी की सारी जिम्मेदारी शुएब मलिक पे आती है, और उन्होंने हमेशा से ही जब से ये मैचेस हो रहे हैं, 8वां मैच था आज पेशावर ज़ल्मी का, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है, खूबसूरत फॉर्म लगी हुई है उनकी। आप देखें कि इन सब प्लेयर्स की बहुत अरसे के बाद न्यू बॉल पे बारी आती है,
ये ज़्यादा 10 ओवर के बाद अंदर आते हैं, लेकिन शोएब मलिक की 2-3 गेम्स में 6 ओवर से जल्दी पहले बारी बारी आ आ रही है, लेकिन वो नया बॉल भी अच्छा खेल रहा है और साथ स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहा है। ये वो प्लेयर्स हैं कि जो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हैं और कैसे खेलना है, और ये नहीं है कि उसका स्ट्राइक रेट नीचे रहता है, बाउंड्रीज नहीं लगाता, वो डॉट बॉल्स भी उनके होते हैं, सिंगल्स रोटेट जिसको करनी आती है उसका प्रेशर ऑफ हो जाता है। आज भी बड़ी खूबसूरत इनिंग थी, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, शोएब मलिक की इस खूबसूरत सी इनिंग पे और हुसैन तलत के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसी मैच पे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शोएब मलिक की आज की ज़बरदस्त इनिंग की, जिसने ज़ाहिर है बुनियाद रखी थी इतनी इस टोटल की। और हुसैन तलत के बारे में बात करना चाहूँगी, आज बहुत ज़बरदस्त खेले, उन्होंने अच्छी एक बारी भी ली, उसके बाद एक विकेट भी ली और मैन ऑफ द मैच भी थे आज के मैच के। होना भी चाहिए, आपको कंटिन्यू गेम्स मिल रही हैं, एक आधा गेम आपको बिठाया भी गया, फिर आप वापस आके अच्छा कमबैक है और टीम को ज़रूरत भी है। आज शोएब मलिक के साथ अगर उसकी पार्टनरशिप ना लगती तो वहाँ पे भी डेंजर जोन में थे, वहाँ एक आधी विकेट भी गिर जाती तो ये इतना लंबा टोटल नहीं करते, क्योंकि ये वो पार्टनरशिप है कि दोनों ने 50-50 रन बनाए, 180 के अंदर दोनों का 100 रन की पार्टनरशिप है। मीन्स कि ये बिग अचीवमेंट होती है कि आपकी पिच के ऊपर ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट कि जो तेज़ भी है, स्पिनर्स भी हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट आप खेलते रहे और दिखाते भी हैं कि मैं इतना केपेबल हूँ, मेरे पास स्ट्रोक्स भी हैं। उसने भी सबसे अच्छी चीज़ के सिंगल रोटेट अच्छी की, जिसकी वजह से इनिंग्स बिल्ड हुई। शोएब मलिक भी समटाइम सिंगल्स अगर स्टक हो जाते हैं दोनों प्लेयर सिंगल्स के लिए, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है बड़ी हिट, तो वहाँ पे चांस है। लेकिन आप सिंगल रोटेट करते हैं तो फिर आपको बाउंड्रीज ईजी मिलती है जब आप अपनी गेम का प्लान कर रहे होते हैं। तो आज दोनों ने बहुत अच्छा प्लान किया और देख लें उसका रिजल्ट भी, आप मैन ऑफ द मैच भी होते हैं, आप बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। आपकी एक ना एक चीज़ ग्राउंड में एक्टिव ज़रूर होनी चाहिए, वो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे बॉलिंग या बैटिंग में कुछ चीज़ें नहीं होती तो फील्डिंग कंट्रोल में क्रिकेटर्स के फील्ड के अंदर आप इतनी जान मार दें अपनी टीम के लिए कि 10-15 रन बचा लें, एक अच्छा कैच कर ले, एक अच्छा रन आउट कर ले, तो वो आप मिसिंग नहीं करती उन चीज़ों को। लेकिन अगर आप कहीं खो जाएंगे तो आपसे फील्डिंग भी बहुत मिस होगी। याद है हमने पहले बात की थी कराची से आने से पहले कि लाहौर में फील्डिंग का बहुत इशू होगा, यहाँ कैचेस बहुत छूटेंगे। देख ले कि हर गेम में 2, 3, 4 हर टीम कैच हो रही है, क्योंकि अंडर लाइट्स जिस तरह कराची की है उस तरह लाहौर में वैसा वेदर नहीं है, वैसा बॉल आपको सही नज़र नहीं आता। जब एयर में जाता है तो आप बहुत दफ़ा मिस कर जाते हो। वो काफ़ी प्लेयर्स के साथ हो रहा है कि उनसे जज नहीं हो रहा कि बॉल आगे है कि पीछे, उसकी वजह से बहुत सारे कैचेस ओस भी पड़ रही है। वो कितने गुड प्लेयर्स हैं, गुड फील्डर्स हैं जिनसे वो मिस कैचेस हो रहे हैं, तो वो ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती है। तो फील्डिंग आप मैटर करती है कि जो अच्छे कैचेस पकड़ लेगा वो जल्दी फिनिश भी कर सकता है। प्लेयर जितना अच्छे प्लेयर को आप चांस देंगे, एक चांस अवेल करने की देर है, वो थ्रू आउट गेम ले जाएगा। कैचेस तो हम देख रहे हैं हर गेम में ही मिस हो रहे हैं, और लास्ट गेम में भी देखा इस्लामाबाद ने कुछ 11 के करीब कैचेस ड्रॉप किए थे और फिर भी मैच जीत गए थे। आज के जो बेन कटिंग का सेकंड लास्ट ओवर था उसमें क्या शानदार उन्होंने बैटिंग की है। एग्जैक्टली, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। 255 प्लस का स्ट्राइक रेट था और आते बस से धुआंधार सी इनिंग खेली उन्होंने, और वो कितनी फ़ायदेमंद होती है आपकी टीम के लिए। आपके लास्ट ओवर्स में आके फटाफट एक धुआंधार सी इनिंग खेल के जाते हैं और आपकी टीम को ज़्यादा वो हेल्प करती है जीतने में। आपकी पिकिंग ही बेसिकली इन चीज़ों पे होती है, तो जब आप आके उस पर परफॉर्म करते हैं तो फिर आप उस पूरी फ्रेंचाइज क्या जितनी भी टीम होती है वो खुश होती है उस परफॉर्मेंसेस से। वही परफॉर्मेंसेस आपकी आगे काउंट करती हैं आपकी नेक्स्ट पिकिंग पे, नेक्स्ट अगली जितनी भी क्रिकेट होती है। तो जब आप वैसी क्रिकेट खेलते हैं तो फिर दुनिया को पता चलता है वाकई ये वर्ल्ड क्लास है। इसीलिए वो महंगे प्लेयर्स दिखते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बहुत महंगी होती है टीम के लिए। और ये ऐसी चीज़ है कि आप 150 अगर छोटी इनिंग है लेकिन टीम को बड़ा फायदा दे रही है। बिग टाइम ये बहुत बड़ा डिफरेंस। आप देखें कि 150 हो तो आप 27 रन एक ओवर में कर दें तो स्कोर बोर्ड कहाँ चला जाएगा। और जिस टीम ने आपको 150 पे वो एकदम गिर जाती है। जब आपको 2 ओवर में 50 रन के करीब पड़ जाएंगे, 45 रन के, तो वो जितना भी आपने एफर्ट किया होता है ना वो टीम को डाउन कर देता है। तो वो बैटिंग में बहुत उसकी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जो बीइंग ए कैप्टन, जो बीइंग ए सीनियर प्लेयर, आप इन चीज़ों पे वर्क करते रहे तो ये डे बाय डे अच्छी होती जाती है। ये आपने देखा बेन कटिंग की आज की जो ज़बरदस्त सी धुआंधार सी इनिंग थी, जो ज़बरदस्त सी धुलाई कर दी उन्होंने सुहेल तनवीर की अग्रेशन से भी और बल्ले से भी। बिल्कुल वो बड़ा मिजरेबल दिखे, क्योंकि मैं ग्राउंड में मैच देख रहा था और वो एक फील आ रहा था, क्योंकि टीवी पे ज़ाहिर है इमोशंस प्रॉपर 100% नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन ग्राउंड में फील आ रहा था जिस तरीके से
सोहेल जब छक्का खा के जब चल रहे थे, फिर उन्होंने एक दूसरे को इशारा भी किया, फिर दोनों में एक्सचेंज भी हुए कुछ बातें, फिर वापस गए, फिर हम देख रहे थे कि अब ये कहाँ किस लेंथ पे बॉल करेंगे, किधर करेंगे। अच्छा, इतने एक्सपीरियंस हैं सोहेल तनवीर, काफ़ी अरसे से फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रीलांस के तौर पे खेलते रहते हैं। मुझे लगा था शायद वो कम बैक करेंगे, बिकॉज जब इतना एक्सपीरियंस बॉलर होता है उसको पता होता है कि मुझे किस लेंथ पे बॉल डालना है, बैन कटिंग कहाँ पे मुझे शॉट मार रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं के स्लॉट में गेंद बार बार डाल रहे थे। दिस मीन कि कहीं ना कहीं सोहेल तनवीर इज़ लूजिंग हिज सेल्फ, जो उनकी क्रिकेट उन्होंने खेली है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको निशान अच्छा, गुस्से में भी आप मतलब थोड़ा जब ज़्यादा ही गुस्सा कर लेते हैं, ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं, देखिए, यंग लड़के, यंग लोग जब ऐसा करें तो समझ आती है। सोहेल इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस, काफ़ी कैंपेनर है, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जहाँ पे दुनिया भर में जाके, आई थिंक पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसने इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली हो। सोहेल इज़ द वन जिसने आई थिंक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रन जो T20 फॉर्मेट आई थिंक इन्होंने ही खेला है, और अराउंड द वर्ल्ड खेला। आप इंग्लैंड की बात करें, आप साउथ अफ्रीका की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आईपीएल में भी ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पहले दो सीजन में। आईपीएल का फर्स्ट एडिशन था, ये बेस्ट बॉलर था। तो जितना एक्सपीरियंस आपने गेन किया होता है और आपने एक्सपीरियंस खेल के भी गेन किया होता है और आपके पास इंटेलिजेंस आपकी कोचेस के साथ बात करके भी आ रही होती है। आई थिंक इस PSL में भी इन्होंने 2-3 फ्रेंचाइजेस से खेला है, इन्होंने काफ़ी आगे पीछे गए हैं, मुल्तान से भी खेला है, इधर से भी अब खेल रहे हैं। तो द पॉइंट इज़ कि आई थिंक उनको अपने आप को कंटेन करना चाहिए था। सोहेल तनवीर कोई यंग लड़का होता ना, हसनैन होता या नसीम शाह होता तो समझ आती है कि यार यंग है, इमोशंस तो ये इमोशंस में बह गए। लेकिन हाँ। सोहेल, जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मीन्स कि आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को कमांड में रखते हैं। तो वो कमांड आई थिंक वो लूज़ कर गए थे और बैन कटिंग ओवरकम करके 27 रन खाना सोहेल तनवीर के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। 150 पे आउट हो रही है एक टीम, रिड्यूस हो रही है, वो 36 रन पड़े 14 बॉलों पे, और उसके बाद 86 रन वो जो एंड पे ऐड हुए हैं, जिस मार्जिन से ये हारे हैं, आई थिंक ये वही रन थे जो सोहेल तनवीर ने कंसीड किए हैं। वहीं से गेम का जो था ना मोमेंटम, वो शिफ्ट हो गया था वापस पेशावर के पास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यस मार पड़ती है, बॉलर्स को कम बैक करते हैं, लेकिन जिस लेंथ पे वापस बॉल वो अगला डालते जा रहे थे, जिस लग रहा था कि शायद ये लूज़ करते जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो इसलिए समटाइम होता है कि यार इतना एक्सपीरियंस बॉलर अगर ये कर रहे हैं, मीन्स के टाइम थोड़ा सा फ्लक्चुएशन शुरू हो गई है, बिकॉज बाकी दुनिया में भी लीग्स में कोई इतना खास उनकी परफॉर्मेंस जब नहीं है, फेड होते जा रहे हैं। बट चूंकि फ्रीलांस क्रिकेटर है, यू कैन नॉट ब्लेम, पाकिस्तान से नहीं खेलते, काफ़ी अर्से से बाहर है, तो आप यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन कि आपको क्यों पिक कर रहे हैं। फ्रीलांस हैं, एक एक्सपीरियंस का फ्रेंचाइज की मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, और वो अगर अवेलेबल है तो वो खेल रहे हैं। फिटनेस का उनके इशू है, फील्डिंग के उनके इशूज़ हैं, लेकिन बैन कटिंग का कैच भी शायद उन्होंने पकड़ा था जब नसीम शाह ने आके सेलिब्रेट भी किया था। बट डैमेज हैज ऑलवेज बीन डन, तो वो आप वापस तो नहीं आप खींच के ला सकते। कैच पकड़ लिया, उन्होंने भी वापस कुछ बोला। आई थिंक मैच रेफरी ने ज़रूर देखा होगा उस चीज़ को, शायद इस पे कल आप सुने कि कोई मुझे लगता है ये वैसे ये जब से लाहौर में शिफ्ट हुआ, ये फाइन वाला सिलसिला ज्यादा हो गया है, लड़कों में एग्रेशन ज्यादा आ गया, मुझे लगता है बायोसिक्योर बबल सैम कर रहा है, फैन ज्यादा हो गए, ग्राउंड पैक हो गया है, एग्रेशन ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे टूर्नामेंट डीप जाता जा रहा है, टीम इंटेंस होती जा रही है, बिकॉज हर टीम को पता है कि हमें हमारी हर गेम उसका जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, नंबर ऑफ रन से कितने में जीतना है, आपका जो रन रेट है उसको भी मेंटेन करना है। तो ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और प्लेयर्स का भी करियर जाहिर है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ये उनका आखिरी सीजन होगा PSL में, तो उन सब पे प्रेशर है अच्छा भी करने का, उन पे प्रेशर है टीम के लिए भी अच्छा करने का। तो ये टाइम जैसे आई थिंक 2 मैच रह गए हैं, कोयटा के भी और पेशावर के, तो 2 गेम में अब डिफरेंस जिन्होंने क्रिएट कर लिया वही आगे जाएंगे, बाकी फिर अगले साल पे इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी पिकिंग के ऊपर। बिल्कुल जाहिर है, ये जो हम बात कर रहे थे कि क्राउड बढ़ गया है और इंटेंसिटी बढ़ गई है, और वो जो गुस्सा और जो अग्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो दिख रही होती है, और आज वही दिखी सोहेल तनवीर की बॉलिंग में भी, और जो बाद में उनकी जो क्या कहना चाहिए नोक-झोंक हुई उसमें भी। क्रिकेट है, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन नोक-झोंक प्लेयर्स आपस में गुस्सा भी हो सकते हैं, क्यों नहीं होते समटाइम जब आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं होती, बैटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन फिर ऐसे ही निकाल एग्जैक्टली, लेकिन क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत बैन कटिंग से की है, जब उन्होंने मारा उनको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हालांकि सोहेल तनवीर जाते थे वापस तो वो लेकिन अच्छा हुआ। लेकिन ये है फिर भी उनके शॉट्स सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। इस मौके के ऊपर ऐसा परफॉर्म करना वो टीम की जीत थी। कोयटा के लिए वो हार की तरफ चली गई, बैन कटिंग की वो बैटिंग जीत की तरफ ले गई, क्योंकि ऐसे मौके पे आपने 27 रन बनाए कि टीम का पूरा मोमेंटम भी कोयटा का आपने तोड़ दिया वहीं पे। ये 27 रन 1 ओवर में बन के कहाँ स्कोर बोर्ड चला गया। देखें आप आखिरी 2 ओवर में कैसा उनकी बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी कोयटा की। तो मैंने आगे भी कहा बैटिंग में इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, जब आप बाहर जाते हैं, ये ग्राउंड में ही अपनी उन चीज़ों को शो करना शुरू करते हैं, तो बाकी जो बॉलिंग करने वाले हैं वो फिर थोड़ा इस चीज़ पे और क्लियरली आते हैं कि ये गिरे हुए और गिरा दो। तो एक आधी विकेट भी आपने अर्ली गवा दी, आपके दोनों मेन प्लेयर ऊपर से विंस भी वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा,
तो मेरे ख्याल में कि सरफराज को मैंने आगे भी कहा नया बॉल खेलेंगे तो और अच्छा होगा। अगर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा 3 पे, उनको 4 पे करके खुद 3 पे आ जाए तो थोड़ा सा लंबी बैटिंग भी हो सकती है, आपको डेथ पे भी प्लेयर्स मिल जाएंगे, बैटिंग ऑर्डर लंबा हो जाएगा। माय पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदा सोचता है, मेरे ख्याल में अगर ये करेंगे तो इससे उनको शायद बेनिफिट मिले। लेकिन फिर भी क्रिकेट हर जो ग्राउंड में और जो बाहर टीमें बैठी हैं वो जब क्रिकेट अच्छी देख रही हैं तो उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आप जब नेक्स्ट डे आते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जी लेके आते हैं और अच्छा परफॉर्म करने की, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि उमर क्या कहना चाह रहे थे। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सरफराज अहमद की और कोयटा ग्लैडिएटर्स की ओवरऑल जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही है आज, जो उसके बारे में। यू कैन नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम उमर अकमल और सरफराज। हाँ, लेकिन आई थिंक सरफराज के हाथ में ये गेम था, सरफराज कैप्टन भी थे और उनके पास एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया था। वो एंकर करते इनिंग ऊपर से कोलैप्स हुआ था छोटा सा, आप लेके गेम को चलते। आई थिंक सरफराज पे आया, फिर उसके बाद आपके पास वो थे इफ्तिखार थे और उमर अकमल थे। ये वो प्लेयर थे जिन्होंने लास्ट 5 ओवर खेलने थे और मैच को फिनिश करना था, लेकिन इनकी बारी जल्दी आ गई टेक्निकली देखें तो। आई थिंक ज़्यादा ओनर्स जो है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरफराज के ऊपर थी। सरफराज पे एक फील आ रहा था मुझे कि आई थिंक ये आज हीरोइक इनिंग खेलेंगे, बिकॉज 1-2 मैच पहले उन्होंने जो इनिंग खेली थी, जो आप कह रहे हैं उमर अकमल ने भी हेल्प किया था, तो लगा कि ये अब उनके पास वो जो मोमेंटम है, एक ग्रुप इनको उसमें आ गया और ये वापस वही सरफराज नजर आएंगे जो आपको पहले नजर आते थे 2017 के अराउंड में खेलते हुए। लेकिन आई थिंक वही बात है कि इट्स नॉट अबाउट फॉर्म, इट्स अबाउट एबिलिटी टू, क्योंकि बड़े शॉट जब आपको चाहिए होते हैं, जब आप सेटल हो जाते हैं, जितनी सरफराज ने बॉलें 21 बॉलें उन्होंने खेली। जब आप T20 फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बॉलों का मार्जिन होता है आपके पास, उसके बाद आपको सेटल होना ही होता है। अगर आप नहीं होते तो फिर आप अगर फ्लक्चुएट करते करते गेम को खींच के और लंबा ले जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम अपने लिए तो होती है, लेकिन जो अगले आने वाले बैट्समैन होते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। 21 का मतलब ये कि आपने कम से कम 3-3.5 ओवर जो है वो कंज्यूम कर लिए हैं और उसमें मैक्सिमम आपको जो करने थे 21 में 25 रन एंकर के लिए ठीक है, यानी आपने स्टेबिलिटी दे दी, उसके बाद आपने फ्लरिश करना। जब आप 21 बॉल खेल देंगे और उसके बाद आप आउट होंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम आप नीचे वालों के लिए करेंगे। फिर इफ्तिखार की बात करें, यस काफ़ी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन बात वही है कि इफ्तिखार वो इफ्तिखार नहीं नज़र आ रहे। फॉर्म जो है वो हम ये नहीं कहते, देखिए T20 फॉर्मेट में जो कंसिस्टेंसी की जो एक पैमाना होता है मैयर करने का, वो ये होता है कि आपको हर गेम में ज़रूरी नहीं कि 50 करोगे तो आपका प्लेयर ग्रेट होगा। बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट होता है, इनिंग देखना होता है। अगर आप 4 बॉलों पे 15 भी कर देते हैं, 4 बॉल में 18 कर देते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी आजकल T20 को भापने का, मैयर करने का एक तरीका होता है। लेकिन इफ्तिखार वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे। 1-2 इनिंग उन्होंने ऐसी खेली हैं जहाँ पे लगा कि ये फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। फिर उमर अकमल पे आते हैं। उमर अकमल में ज़ाहिर है उनका पहला सीज़न है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग। यस, पहले दिन उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने दूसरी इनिंग भी अच्छी की, उस पर थोड़ा रैश दोबारा के। आज भी उन्होंने जो किया, उस्मान कादिर ने जिस तरीके से उनको डिसीव किया है, आई थिंक वो आउट क्लास बॉल पड़ा है उनको और बिल्कुल बाहर, पर खुद ही बाहर चले गए थे। हालांकि उन्होंने 3rd अंपायर दिया था, उनको अंदाज़ा था कि मैं ऑलरेडी बाहर निकल गया हूँ। तो आई थिंक उस्मान कादिर ने उनको अनडू किया है, टोटल उनको डोमिनेट किया है। सरफराज की बात करें, आप इफ्तिखार की बात करें, उमर अकमल की बात करें, आई थिंक ये 3 बंदे थे जिन्होंने बेसिकली गेम को संभालना था, लेकिन उन्होंने वो कर नहीं पाए, जिसकी वजह से गेम उनके हाथ से निकला। उस्मान कादिर की आपने बात की, तो उनकी आज की जो शानदार बॉलिंग थी जिसने हेल्प किया पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतने में। लास्ट फ्यू गेम्स में उनकी पेस 98 प्लस जा रही थी, आज उनकी पेस भी थोड़ी स्लो थी और आज उनको देखे कितना अच्छा टर्न मिला है। तो जब आपको 2 या 3 गेम अर्ली ऑन टर्न मिल जाते हैं ना, तो बैट्समैन अंडर प्रेशर होता है, दोनों बैट्समैन और जो आने वाले भी हैं। कि उसके बाद उन्होंने जो गुगली पे आउट किया आते हैं, वो आउटस्टैंडिंग गुगली थी कि इवन उन्होंने कवर भी करने की कोशिश की है, क्योंकि उनसे रीड बिल्कुल नहीं हुई थी। वो ऐसा आउटस्टैंडिंग गेंद जब आप कर लेते हैं और सर्कल में आके इतने बड़े प्लेयर को आउट करते हैं, तो फिर आपके अगले 4 ओवर ऐसे ही होने चाहिए कि आपने पूरा एक प्रेशर डाल दिया है। तो अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा भी अपने आप को रिलैक्स करते तो फिर शायद ये सिचुएशन ना होती, ना इनसे वो कंट्रोल होता। अगर ये विकेटों के पीछे जाते कि मैं 1-2 आधा विकेट और ले लूँ, वहाँ आपको रन होने थे। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि विकेटों को पीछे नहीं गया, उसने अपनी वेरिएशन को कंटिन्यू रखा और एयर देता रहा। उसकी वजह से पूरी टीम अंडर प्रेशर हो गई।
और शार्प स्पिन हो रहा था, टर्न हो रहा था, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है उनके लिए अच्छा, भी। हम जो बात करते हैं कि टीम को बॉलिंग में भी पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, और आज हमने देखा कि लिविंगस्टन भी आ रहे थे, अच्छा बॉल कर रहे थे, बड़ा अच्छा कंटेन किया उन्होंने, 6 की इकॉनमी से वो बॉल कर रहे थे, और यही चीज़ की कमी थी और यही चीज़ आज हमें दिखी है ग्राउंड में, तो रिजल्ट वही था जो पेशावर ज़ल्मी चाहेगी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, उमर बात निकल जाएगी। उस्मान कादिर ने जो आपने पूछा ना सवाल के, उन्होंने आज क्या डिफरेंट किया, वो जो पहले देखो उमर उस्मान का ये कि हर बॉल वो गुगली करते हैं, 6 में से एटलीस्ट 4 बॉल तो गुगली मारते हैं। लेकिन गुगली का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बॉल पे वो उसकी लेंथ को भी आपको थोड़ा पुल करना होता है, और एक पेस की जो वेरिएशन होती है, जो वेरिएशन की उन्होंने बात की, आपको पेस को वेरी करना होता है। आज जो जेम्स विंस का जो बोल्ड हुआ है, उन्होंने जो बोल्ड किया है, तो जो गुगली हुई है उसकी पेस, उसकी लेंथ वो सो एक्यूरेट जेम्स उनको किया। इससे पहले जो वो आप कह रहे हैं ना क्या नहीं, वो यही चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लेग स्पिनर का जैसे इन्होंने बोला कि जितनी ज़्यादा बॉल आप करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी, आपकी लेंथ पकड़ी जाएगी, आपका कंट्रोल आएगा। तो आई थिंक जो पहले उन्होंने गेम खेले हैं, वो उनकी जो लेंथ थी, लाइन थी, वो इतनी विविड थी कि वो लेग स्पिनर ऐसी बॉल नहीं करता। जो आज उनकी बॉल गिरे हैं एग्जैक्टली पेस और उनकी जो लेंथ है, वो एग्जैक्टली जो आपको रिक्वायर होती है एक लेग स्पिनर को आउट करने के लिए, वो विकेट टेकिंग डिलीवरी थी जो कंटेन नहीं कर रहे थे। देखिए लेग स्पिनर का काम कंटेन करना नहीं होता, ये माइंड से निकाल दे। बिल्कुल लेग स्पिनर जो है उसका माइंड जो है वो अग्रेसिव चल रहा होता है, एक फास्ट बॉलर की तरह चल रहा होता है। तो अगर आप उसमें उस जोन में नहीं जाएंगे तो वो फिर आप विकेट नहीं ले पाएंगे। तो आपको विकेट लेना होता है, विकेट टेकर होता है, उसका काम कंटेन करना बिल्कुल नहीं होता। तो आज उसने उस्मान कादिर ने जो किया, एग्जीक्यूट किया, वो एक्यूरेटली जो एक बॉलर करता है नॉर्मली, लेग स्पिनर जो अच्छा लेग स्पिनर है उसकी पेस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप गुगली करोगे, गुगली स्लो नहीं जाएगी, गुगली इन अ वे इस तरह जाएगी कि लगेगा आपका बॉल जो है वो एक पेस के साथ अंदर आया, जैसे जेम्स विंस आउट हुआ है। तो आई थिंक आज हर चीज़ जो वो करना चाह रहे थे वो हो रही थी। वही पार्टनरशिप की मैं जितना बॉल एयर लेगा उतना ही वो डेंजरस होता है। जितना वो लो ट्रैजेक्टरी से बॉल करेंगे, फ्लैटर करेगा, उतना वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे जैसे एयर आती जाएगी, आपका टर्न, आपकी गुगली डेंजरस होती जाएगी। जब उनमें आप फ्लिपर करते हैं तो वो विकेट टेक बॉल भी आता है आपका, क्योंकि आपने उसको हर तरफ बैट्समैन की मूवमेंट करा दी है। आज हमने ये भी बात की थी कि जब आप इन दी एयर बॉल कराते हैं ना, तो बैट्समैन की आइज़ ऊपर नीचे ज़रूर होती है, वो एक दफ़ा ऊपर ज़रूर देखता है, फिर नीचे, और उसके बाद आपका शार्प टर्न हो जाए, तो उसके बाद समझे कि ये बैट्समैन अब कंट्रोल मैं कर लूँगा इजीली। फिर आपकी फील्ड प्लेस बहुत ज़रूरी है, और अगर आप जिधर फील्डिंग ले उस तरफ बॉल करें तो फिर आप अच्छी चीज़ें डेवलप करी जाती हैं। अगर आपने फील्डिंग के अगेंस्ट बॉलिंग कराई है तो वहाँ कैप्टन, आपके सीनियर प्लेयर कुछ भी आपका साथ नहीं दे सकते। तो मेन चीज़ है आपने खुद अपने आप को बिल्ड करना है। अब ये ऐसा मौका था कि जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस टीम को भी जितवा गई। अगले जो 2 मैचेस हैं अब वहाँ पे देखने कि इसको वो कैसे कैरी करते हैं, इसमें कैसे वो अपनी बॉलिंग पे निखार लाते हैं। अगले मैचेस में भी सेम चीज़ें करेंगे। जिस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, वो बार बार चीज़ें करनी चाहिए, को मेरी हैबिट बने कि मैं जब भी ज़रूरत पड़ती मैं चीज़ें कर सकूं। ये नहीं कि मैं मिस कर जाऊं, ये प्रैक्टिस पे जाके करूंगा। आपने इस मैच में जितनी अच्छी बॉलिंग कराई है, आप इसी वीडियो को गौर से देखें, आने वाले मैचेस में सेम वेरिएशन को यूज़ करें। यही पिचेस हैं, यहाँ पे सेम ऐसा ही बॉल होगा, आपको टर्न ज़रूर मिलेगा। अब आप प्लेयर्स को डरा सकते हैं अपनी स्पिन के साथ, जैसे आपने गुगली भी की। तो अगली जितने भी मैचेस हैं आप सब सोच के खेलेंगे उसको, वैसा नहीं जैसे पिछले गेम्स में उनको खेला। आज की परफॉर्मेंस के बाद हर एक अलर्ट हो गया कि उसका अच्छा कमबैक हो गया, बॉल गिरना शुरू हो गया। तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है आने वाले गेम में। आप डिस्कशन में आ जाते हैं, मीटिंग्स में, जितने भी अगले मैचेस हैं फिर टीम डिस्कस करती है एग्जैक्टली कि पहले नहीं था, अब वो बहुत अच्छी बॉलिंग, अब देख के खेलना, ये प्लान होगा। तो जब आप किसी अपोजिशन के डिस्कस में आ जाए, मीन्स कि आप खतरे हैं उनके लिए, तो आप डेवलप भी कर रहे हैं। तो आई होप कि ऐसी चीज़ें चलती रहे, उनके साथ अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे। पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, पाकिस्तान के पास इतने अच्छे स्पिनर्स आगे जो फ्यूचर देख रहे हैं इतने नहीं है। ये उसी फ्यूचर में एक शदाब है, एक ये है, एक मोहम्मद जाहिद है, ये 3 लेग स्पिनर है हमारे पास। तो आने वाले, उसके अलावा अभी तक इस PSL में भी कोई ऐसा ऑफ स्पिनर इतना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं देखा, कोई लेफ्ट आउट स्पिनर आउटस्टैंडिंग नहीं देखा। तो यही 2-4 स्पिनर हैं, ये अपनी अच्छी लुक आफ्टर करें, तो यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसी मैच पे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। और विल स्मिथ के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, उसके बाद हमें पॉइंट्स टेबल पे जाना है। प्रोग्राम में टाइम भी इतना बाकी नहीं रह गया। विल स्मिथ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। पहले 2 मैचेस में उन्होंने खेला, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, अच्छा आगाज़ फराम किया, और आज भी जब खेला उन्होंने
तो 99 रन्स पे आउट हुए हैं और ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि वो 90s में आउट हुए हैं। पहले एक दफ़ा वो 97 पे आउट हो चुके हैं, आज वो 99 पे आउट हुए हैं। बड़ा करंट नज़र आता है, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी फॉरेनर प्लेयर को अगेंस्ट स्पिनर्स भी अच्छे खेलते देखा है। नहीं तो अक्सर होता है नया बॉल अच्छा जाए, आप एक आधा स्पिनर्स को ओवर खेलते हैं, उसके बाद हिट विट मार के आउट हो जाते हैं। ये एक यंग प्लेयर, ये एक बहुत लंबा फ्यूचर है कि जिसको पता है इस एज में भी कि स्पिन अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना, टीम को कैसे लेके जाना, उसको भी सिंगल रोटेट अच्छी आती है। जिस प्लेयर्स को अगेंस्ट स्पिनर्स सिंगल करना आ जाएगा, वो प्लेयर्स कभी भी पिच पे नहीं स्टक होता, ना फंसता है, क्योंकि उसका प्रेशर ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइक करंट चला जाता है। तो जब आप 2-3 डॉट्स बॉल खेलते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन आप हिट मारेंगे, तो फिर आप पे प्रेशर बिल्ड होता है। 1-2 हिट लगती है, फिर हर स्पिनर आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये वो बैट्समैन है कि जिनको पता है कि अगेंस्ट स्पिन कैसे खेलना है, गुगली अच्छी रीड कर लेता है, फ्लिपर रीड करता है, और ये वो एक अच्छी चीज़ है कि उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। जब चाहे वो स्ट्रोक खेल लेता है, जब चाहे वो रोक भी लेता है, सिंगल भी रोटेट करता है। इट्स गुड टू सी कि ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए यंग, कि जो आपके दूसरे यंग प्लेयरों को भी, जो लोकल बॉयज़ हैं, वो भी ऐसे प्लेयर्स के साथ इनिंग्स पे देखें, जो बाहर बैठे हैं वो भी देखें कि किस तरह इनिंग्स को बिल्ड किया जाता है। और एक चीज़ थी कि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि कोयटा के 4-5 आउट होने के बाद उनके पास डेथ में ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है कि जो आपको 15 रन बना सके, क्योंकि उमर अकमल के बाद सुहेल तनवीर, नसीम शाह, एक फास्ट बॉलर है गुलाम मुदस्सिर, और एक नूर अहमद है। तो ये चारों में ये इतने केपेबल नहीं है कि आपको 12-14 की एवरेज करके देंगे, लेकिन बाकी टीमों के पास ऐसे ऑलराउंडर्स हैं बीच में बॉलर्स कि जैसे इस्लामाबाद के पास फ़हीम है, हर टीम के पास, पेशावर के पास बेन कटिंग है, लाहौर कलांदर के पास राशिद है, हफीज़ है बीच में। तो हर टीम ने अपने लिए पैकेज, टीम डेविड है दूसरी तरफ, तो आपने अपनी टीम में ऐसे मोरे रखे हुए हैं 2-3 कि जो ऊपर से फ्लॉप बैटिंग हो जाए तो नीचे से ही आपको लेके जाए, इसलिए उनकी जीतने की रेशो अच्छी होती है कि जिनकी डेथ में बॉलिंग और बैटिंग दोनों बैलेंस हो। तो ये एक ओवर भी बॉलिंग का या अच्छी बैटिंग का बड़ा फर्क डालता है। आखिरी मिनट है शो का, टाइम टेबल कह रही हूँ, पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। टाइम टेबल पे नजर क्यों डालनी है, मुझे भी नींद आ रही है। पॉइंट्स टेबल पे अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है, और ये बस नंबर 1 पे जो भी टीम है वही चेंज नहीं हो रही है, बाकी सब नीचे से जो है वो उखाड़ पिछाड़ हो रही है। हाँ, आज दूसरे नंबर पे है लाहौर कलांदर्स, तीसरे पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक जितने ही पॉइंट्स हैं, 8-8 पॉइंट्स है दोनों के, लेकिन नेट रन रेट का जो डिफरेंस है उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है वो चौथे और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है। उसके बाद है कोयटा ग्लैडिएटर्स, 6 पॉइंट्स हैं उनके, और फिर है कराची किंग्स। वही बात है कि रन रेट पे बात कहीं ना कहीं तो आएगी ही, कोई ना कोई एक टीम तो बली का बकरा बनेगी नेट रन रेट की वजह से। बेसिकली 3 गेम्स बाकी हैं, पेशावर और कोयटा के अलावा 2 उनके, बाकी सबके 3 हैं। तो अभी जो डॉग फाइट है बेसिकली वो होने वाली है, बिकॉज जो 10, 12 और 8-8 की बात आप कर रही हैं, आई थिंक टीमों की कोशिश होगी गेम सीधा सीधा जीते, बिकॉज आपको इस मार्जिन पे जाना ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आके अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो माइनस में उनका रन रेट है, इस्लामाबाद जो है वो प्लस में, और लाहौर तो माशाल्लाह काफ़ी ऊपर, उनको तो वो अनटचेबल इस टाइम नज़र आ रही है। अब लेकिन एक दौड़ ये है कि हमें नंबर 3 या नंबर 4 पे कौन फिनिश करता है, एक दौड़ ये है कि नंबर 1 पे कौन फिनिश करता है। तो नंबर 1 का आपको पता है प्लेऑफ में ज़ाहिर आपका 2 चांस होते हैं टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। तो टीम्स की कोशिश ये होगी, मुल्तान और लाहौर की, कि हम, बल्कि जो नंबर 3 की टीम है इस्लामाबाद, उसकी भी कोशिश होगी कि हम टॉप पे ही फिनिश करें। ज़ाहिर गेम्स पड़ी हैं अभी, तो जितना मौका आप मिला आपको। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल मैच से पहले 6:15 पे न्यूज़ पे ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए।